नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डी कोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले भारत पर अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को आपके लिए डी कोड करेंगे। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। पाकिस्तान अपने दम पर कभी भी भारतीय सेनाओं को हरा नहीं पाएगा और इसलिए चीन उसे पैसा भी देता है और हथियार भी देता है ताकि वो भारत से लड़ सके। इसके अलावा पाकिस्तान भारत पर हावी होने के लिए न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार भी विकसित कर रहा है, जो कि एक खतरे की बात है। इसके बाद आपको एक खुशखबरी सुनाएंगे और वो ये है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो इस खुशखबरी पर भी दुखी हैं, और ये वही लोग हैं जो ना तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुश होते हैं, ना हमारी सफल अर्थव्यवस्था पर तालियां बजाते हैं और ना ही हमारे चांद पर पहुंचने का कभी जश्न मनाते हैं। उन्हें हर चीज में कमियां ही दिखाई देती हैं। और आखिर में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सावधान करेंगे। आजकल लोग अपना समय और मेहनत बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वक्त आने पर यह एआई इंसानों की तरह आपकी कमजोरियों का फायदा भी उठा सकता है और अपने फायदे के लिए आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। इसलिए इससे पहले कि आप अपनी सारी जानकारियां, सारा डेटा एआई को सौंप दें, जरा सावधान हो जाइए। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान है या चीन है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जितनी भी चिंताएं जताई थी, वो अब अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में सच साबित हो गई है। और इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि अगर भारत का युद्ध पाकिस्तान से होता है तो इस युद्ध में पीछे से चीन ही भारत से लड़ेगा और चीन पाकिस्तान को हथियारों के साथ साथ पैसा भी दे रहा है, लोन भी दे रहा है और अब वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल हथियार बनाने में भी मदद कर रहा है। यानी भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन था, चीन है और चीन ही रहेगा, पाकिस्तान नहीं है। जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, यह अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने जारी की है और यह रिपोर्ट इस समय मेरे हाथ में है। देखिए, यह वो रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूं और यह रिपोर्ट क्या कहती है। यह 2025 की वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट है जिसे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने तैयार किया है। अब हम 5 पॉइंट्स में इस रिपोर्ट को आपके लिए डिकोड करेंगे। भारत के लिए नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। इसमें लिखा है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत की 3 प्राथमिकताएं हैं। पहली, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करना चाहता है। कम से कम भारत बड़े ग्लोबल लीडर्स में शामिल होना चाहता है। दूसरा, भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाना और तीसरी बात, चीन से मुकाबला करना। पाकिस्तान से सैन्य संघर्ष और आतंकवाद के बावजूद भारत पाकिस्तान को सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी एक चुनौती मानता है, एक थ्रेट मानता है, लेकिन उसका असली मुकाबला असल में पाकिस्तान से है ही नहीं। भारत का असली मुकाबला है चीन से। इस रिपोर्ट में दूसरी बात जो लिखी है वो ये, जब पाकिस्तान का युद्ध भारत से होता है तो यह युद्ध असल में पाकिस्तान नहीं बल्कि पीछे से चीन ही लड़ रहा होता है। चीन पाकिस्तान को हथियार भी देता है और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए उसे भारी भरकम लोन भी देता है और आज भी पाकिस्तान के पास 82% हथियार चीन के बने हुए हैं। इसलिए जब चीन भारत के साथ युद्ध लड़ता है तो वो चीन के बने हथियारों से, जब पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ता है तो मेड इन चाइना हथियारों के दम पर लड़ता है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान जानता है कि वो युद्ध में भारत की सेनाओं से कभी जीत नहीं सकता, इसलिए वो चीन की मदद से अब अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा आधुनिक और सक्षम बना रहा है और नए नए वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी वो बना रहा है, जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बायोलॉजिकल और केमिकल हथियार भी इसमें हो सकते हैं।
इन हथियारों को भी कहते हैं, इनको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहते हैं। और यह जानकारी अमेरिका की ये इंटेलिजेंस एजेंसी खुद अपनी रिपोर्ट में बता रही है। तो ये बहुत चिंता की बात है, और चिंता की बात इस बार भी आपको नजर आई होगी। आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध तो 4 दिन ही चला था, लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान ने धमकी देनी शुरू कर दी थी कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और वो इन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी कर सकता है, या फिर ये न्यूक्लियर हथियार खतरे में आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाएं। यानी पाकिस्तान में ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं, ये भारत के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। और अगर अब पाकिस्तान इन्हें और ज़्यादा बढ़ा रहा है, पाकिस्तान एक बात जानता है कि अगली बार भी अगर कोई युद्ध हुआ और उस युद्ध में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाया, तब आखिरी विकल्प के तौर पर वो अपने इन न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है, केमिकल वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है। और वो यही चाहेगा, क्योंकि वो जानता है कि कन्वेंशनल वॉर में, पारंपरिक युद्ध में, वो कभी भी भारत को हरा नहीं पाएगा। इसलिए जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा, तब उसका जो आखिरी रास्ता है वो ये न्यूक्लियर हथियार ही है। अब ये बात अमेरिका खुद अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में कह रहा है। यानी अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, बायोलॉजिकल या केमिकल हथियार भी बनाने के बारे में सोच रहा है या बना रहा होगा। ये कितनी खतरनाक बात है कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर न्यूक्लियर हथियार बन रहे हैं, केमिकल हथियार बन रहे हैं, बायोलॉजिकल हथियार बन रहे हैं। अब अमेरिका वही देश है जिसने वर्ष 2001 में आतंकवाद को मिटाने के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेनाओं को भेजा था। फिर वर्ष 2003 में इसी केमिकल हथियार को नष्ट करने के लिए उसने इराक पर भी हमला किया था। आपको याद होगा, सद्दाम हुसैन पर जब हमला किया गया था तो यही कहा गया था कि इराक में केमिकल वेपन्स हैं। लेकिन आज जब यही सब पाकिस्तान में हो रहा है, एक जमाने में ये इराक में होता था, अफगानिस्तान में होता था, लेकिन अब वही सब पाकिस्तान में हो रहा है, तो अमेरिका सिर्फ एक रिपोर्ट जारी कर रहा है और भारत के लिए इसे चिंताजनक बता रहा है। इस समय पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है और पाकिस्तान में चीन की मदद से परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार भी विकसित किए जा रहे हैं। लेकिन यहां अमेरिका चुप बैठा है। अमेरिका खुद आकर इन हथियारों को नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो IMF के ही जरिए पाकिस्तान को लोन भी दिलवा रहा है। और यह बात भी आपको आज पता होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें है कि भारत पाकिस्तान को अपने लिए मुकाबला मानता भी नहीं है। भारत और पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं है और भारत यह बात जानता है कि पाकिस्तान उसके लिए कोई मुकाबला नहीं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगता है कि उसके अस्तित्व को भारत से ही सबसे ज्यादा खतरा है। तो इस रिपोर्ट में यह बात साफ साफ लिखी है, जिसमें मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं। पाकिस्तान रिगार्ड्स इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एंड विल कंटिन्यू टू परस्यू इट्स मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एफर्ट, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू ऑफसेट इंडियाज कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज। यानी कन्वेंशनल वॉर अगर हुआ तो भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा, और इसी एडवांटेज को कम करने के लिए, भारत के इसी फायदे को कम करने के लिए पाकिस्तान अब परमाणु हथियारों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित कर रहा है, ताकि वो भारत को अपने परमाणु हथियार दिखाकर डरा सके, और कभी अगर ऐसा विकल्प कोई आ गया तो इस्तेमाल करने से भी शायद पीछे नहीं हटेगा। पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक बात है। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका की जिम्मेदारी सिर्फ ये रिपोर्ट जारी करके खत्म नहीं हो जाती। रिपोर्ट जारी कर दी आपने बता दिया कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, लेकिन अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका को क्या वही नहीं करना चाहिए जो उसने अफगानिस्तान में किया था? क्या वही नहीं करना चाहिए जो उसने इराक में किया था? आज अमेरिका इस बात को लेकर चिंतित क्यों नहीं है? आज दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, संयुक्त राष्ट्र है, उनके लिए यह रिपोर्ट चिंताजनक होनी चाहिए और उन्हें यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान को यह सब करने से कैसे रोका जा सकता है। पाकिस्तान ने अगर कोई ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जो कि केमिकल हथियार हैं, बायोलॉजिकल हथियार हैं,
न्यूक्लियर हथियार हैं तो दुनिया को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो इन हथियारों को अपने कब्जे में ले ले और या फिर इन्हें नष्ट कर दे। चौथी बात इसमें लिखी है कि जब पाकिस्तान पूरी तरह से चीन पर निर्भर है, तब भारत मेक इन इंडिया के तहत अपने ही देश में खुद के हथियार बना रहा है और अपनी मिलिट्री सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान तो पूरी तरीके से चाइना के हथियारों पर निर्भर कर रहा है, लेकिन भारत इस समय मेड इन इंडिया हथियारों पर काम कर रहा है। हमारे देश के जो नेता मेक इन इंडिया को नाकाम बताते हैं, जो कहते हैं कि मेक इन इंडिया जो हमने स्कीम शुरू की थी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, जिन्हें सिर्फ पश्चिमी देशों की रिपोर्ट्स पर भरोसा होता है, उन्हें अमेरिका की इस सरकारी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट पर आज भरोसा होना चाहिए और उन्हें यह रिपोर्ट पढ़नी भी चाहिए और समझना चाहिए कि भारत कैसे अपने खुद के हथियारों से चीन समेत पूरी दुनिया के देशों को आज हैरान कर रहा है। और आखिरी बड़ी बात इसमें यह लिखी है कि भारत का सच्चा दोस्त अब भी रशिया ही है और रशिया और भारत के रिश्तों में जरा भी बदलाव नहीं आया है। संक्षेप में अगर हम कहें तो भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, सच्चा दोस्त रशिया है और भारत को यहां अमेरिका से भी सावधान रहना होगा। और इस बात को आप अब इस नक्शे के जरिए समझ पाएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अमेरिका चीन को अपना इस समय सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, जिससे उसे सबसे बड़ी चुनौती मिलती है। एक जमाने में जब कोल्ड वॉर था तब रशिया का सबसे बड़ी जो प्रतिद्वंदी था वो था माफ कीजिएगा, अमेरिका का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था वो था रशिया, लेकिन अब रशिया नहीं है, अब है चीन। लेकिन अमेरिका का बॉर्डर कहीं से भी चीन के साथ लगता नहीं है। चीन और अमेरिका में बहुत दूरी है, इस नक्शे में आप देखिए। यानी अमेरिका और चीन दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हैं और दोनों के बीच सीमा से जुड़ा कोई टकराव इस समय नहीं है और आगे भी नहीं होगा। जबकि भारत और चीन की सीमा एक दूसरे से लगती है और भारत के लिए चीन उसका दुश्मन नंबर 1 भी है। अमेरिका तो दूर से बात कर रहा है, अमेरिका को कभी भी इतनी दूर से चीन से वैसी चुनौती नहीं मिलेगी, लेकिन हम और चीन तो पड़ोसी हैं। चीन के साथ संबंध अगर अच्छे होते हैं या खराब होते हैं तो सबसे पहला असर भारत पर पड़ेगा। यहां बहुत सारे विश्लेषक ये मानते हैं कि जिस तरह चीन सीधे भारत से संघर्ष न करके पाकिस्तान का सहारा लेता है और पाकिस्तान का मास्क लगाकर भारत से लड़ाई लड़ता है, वैसी ही रणनीति अमेरिका भी अपनाना चाहता है और वो चीन से सीधे युद्ध न लड़कर भारत के जरिए चीन के खिलाफ ये संघर्ष करना चाहता है, यानी भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। और यही भारत को अमेरिका से भी सावधान रहना होगा और अमेरिका अपनी रिपोर्ट में कौन सी बात किस उद्देश्य से लिख रहा है उसे भारत को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। हमारी सरकार ने अब तक इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है और जैसे पाकिस्तान चीन के हाथों इस्तेमाल हो रहा है वैसा भारत ने अपने साथ नहीं होने दिया है और हम अमेरिका के लिए चीन के खिलाफ टकराव में आज भी उसका हथियार नहीं बने हैं। चीन को लेकर हमारी एक स्वतंत्र नीति है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जो अमेरिका पर निर्भर नहीं करती। और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी होता है तो आपने देखा होगा हम पाकिस्तान से सीधे डील करते हैं, हम किसी और देश के हस्तक्षेप को नहीं चाहते हैं। भारत की सीमाएं इस समय कुल 7 देशों से लगती हैं, जिनमें बांग्लादेश के बाद भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर यानी सबसे बड़ी जो सीमा है वो चीन से लगती है और चीन के बाद हमारी जो सबसे बड़ी सीमा है वो पाकिस्तान से लगती है। भारत को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसे जब भी युद्ध लड़ना होगा वो युद्ध 2.5 फ्रंट पर ही लड़ा जाएगा। इनमें पहले फ्रंट पर चीन होगा, दूसरे फ्रंट पर पाकिस्तान और चीन होंगे और आधे फ्रंट पर हमारे देश में वो लोग होंगे जो इसी देश में रहते हैं। और जनरल बिपिन रावत ये बात कहकर गए थे। तो हम जब भी युद्ध लड़ेंगे पाकिस्तान से तो हमें यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह युद्ध पाकिस्तान से है। अगर हम पाकिस्तान से युद्ध लड़ते हैं तब भी हम असल में चीन से ही लड़ रहे हैं और जिस दिन चीन से लड़ेंगे उस दिन भी हम चीन से ही लड़ रहे हैं। यानी हमारे साथ हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पाकिस्तान से लड़ेंगे तब चीन पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर हमारे साथ युद्ध लड़ेगा और जब चीन से लड़ेंगे तो सीधा चीन से युद्ध होगा ही। तो 2 फ्रंट तो ये हो गए और आधा फ्रंट जो है
वो है हमारे अपने ही देश के लोग जो इस तरह की युद्ध में भी हमारी सेना का साथ नहीं देते, इस तरह की चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी अपने देश का साथ नहीं देते, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि भारत का कितना नुकसान हुआ। उन्हें पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान हमने गिरा दिए इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये बताओ कि भारत के लड़ाकू विमान कितने गिरे हैं। तो ये हमारा आधा फ्रंट है और भारत शायद पूरी दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जो असल में 2.5 फ्रंट का युद्ध लड़ रहा है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी देश तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता जब तक वो हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर ना बने, और यह बात भारत समझ चुका है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और यह पूरे देश को आज समझनी चाहिए। किसी भी देश के पास अगर कोई भी देश विदेशी हथियारों पर निर्भर करता है तो उसके हथियारों की सप्लाई चेन कभी भी टूट सकती है। इसलिए किसी भी देश को अगर मजबूत बनना है तो उसे अपने देश में ही हथियारों का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरे देश के हथियारों पर, खरीदे हुए हथियारों पर आप निर्भर नहीं कर सकते। और किसी भी देश के पास हथियारों की अपनी खुद की सप्लाई चेन होनी चाहिए। पाकिस्तान भले ही चीन के हथियारों पर अपनी ताकत दिखाता हो, लेकिन सच यही है कि वो चीन पर पूरी तरह से निर्भर है। जिस दिन चीन चाहेगा उसके हथियारों की सप्लाई को रोक देगा और भविष्य में चीन इस मजबूरी का पूरा फायदा भी उठा सकता है। अगर आप अमेरिका को देखें, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का सौदागर है। वो यूक्रेन को भी हथियार बेच रहा है, यूरोपीय देशों को भी हथियार बेच रहा है, भारत को भी बेच रहा है और दुनिया के न जाने कितने देशों को वो हथियार बेच रहा है। और इस समय उसके हथियारों के लिए वेटिंग लिस्ट है। दुनिया के बड़े बड़े देश वेटिंग लिस्ट में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज अगर हम उनसे कोई विमान खरीदते हैं, कोई और चीज खरीदते हैं, कोई हथियार खरीदते हैं तो उसकी डिलीवरी कई साल के बाद होती है। हम फ्रांस से अगर रफाल खरीदते हैं तो उसकी डिलीवरी कई साल के बाद हमें मिलती है। यानी आप कतार में हैं, आप वेटिंग लिस्ट में हैं। अगर आपको हथियार आज चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप खरीदने भी जाएंगे तो देश आपको कहेंगे कि हथियार आपको 3 साल के बाद मिलेगा, 4 साल 5 साल के बाद आपको मिलेगा। लेकिन भारत अब इस बात को समझ चुका है। भारत की चुनौती यह है कि अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों के लिए वेटिंग लिस्ट है और रशिया इस समय खुद यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। उसके पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो जब चाहे भारत को हथियार दे सके। इसलिए भारत हथियारों के मामले में अब आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को भी एक संदेश दे रहा है और बता रहा है कि भारत के हथियार किसी से कम नहीं हैं। आगे चलकर भविष्य में जब हम युद्ध लड़ेंगे तो अपने दम पर लड़ेंगे। हथियारों की हमारी अपनी सप्लाई चेन होगी और अमेरिका, रशिया या कोई और देश जो है हमारे हथियारों की सप्लाई चेन को तोड़ नहीं पाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, क्योंकि अमेरिका के हथियारों के लिए तो एक बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में खुद ही उलझा हुआ है तो वो हमें क्या हथियार देगा? और इजराइल भी गाजा में खुद युद्ध लड़ रहा है। तब भारत के हथियारों के पास दुनिया में इस समय चमकने का एक बहुत सुनहरा मौका है। आज भारत खुद के कॉम्बैट ड्रोन्स बना रहा है, हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बना रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, तोप, टैंक, गोला बारूद सब कुछ बना रहा है। और अब वो AK-203 राइफल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में कर रहा है। ये बात हमने आपसे पहले भी कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां हम पहलगाम जैसी घटनाओं पर सिर्फ कड़ी निंदा करके नहीं रह जाते, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका से शिकायतें नहीं करते और थका देने वाले लंबे लंबे जांच आयोग नहीं बैठाते, बल्कि अब भारत सीधे कड़े फैसले लेता है। और ये पाकिस्तान भी जानता है और चीन भी जानता है। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के भुज में थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने पाकिस्तान को भी चुनौती दी, चेतावनी दी कि वो सुख चैन से रहे, अपने हिस्से की रोटी खाए, नहीं तो मोदी की गोली के लिए तैयार रहे। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया?
आतंकवाद के आकाओं ने वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई चेतावनी पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान के लोगों से भी कहा है कि वो अपनी सरकार से और अपनी सेना से ये सवाल जरूर पूछें। अब हम अपने अगले विश्लेषण की शुरुआत एक विचार से करना चाहते हैं और वो विचार ये है कि जब लोग उपलब्धियों में भी गलतियां ढूंढने लगें तो समस्या उस उपलब्धि में नहीं बल्कि उन लोगों की सोच में होती है। और ये वही लोग हैं जो भारत में आधा फ्रंट खोलकर हमेशा बैठे रहते हैं। दो फ्रंट तो हमने आपको बता दिए, पाकिस्तान और चीन। आधा फ्रंट हमेशा हमारे देश में खोला ही रहता है। ये वो लोग हैं जिन्हें हमारे देश की कोई भी उपलब्धि कभी खुश नहीं करती। हाल ही में भारत जापान को पीछे छोड़कर अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गर्व का विषय है। लेकिन फिर भी हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो इस उपलब्धि में भी कमियां ढूंढ रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि भारत को जश्न मनाने से पहले अपनी प्रति व्यक्ति आय की तुलना भी जापान से जरूर करनी चाहिए। इससे पहले इसी महीने जब हमारा देश पाकिस्तान से युद्ध जीता था, ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब रहा, तब भी यही लोग इसका जश्न मनाने की बजाय ये पूछ रहे थे कि भारत ने सीज फायर क्यों कर लिया और भारत ने इस युद्ध में अपने कितने हवाई जहाज खो दिए, हमें तो पहले ये बताओ। पाकिस्तान जैसा देश जो युद्ध हार कर भी जश्न मना रहा है और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध जीत कर भी सोच में पड़े हुए। आपको याद होगा इससे पहले जब हमारा अंतरिक्ष यान चंद्रमा तक पहुंचा था, तब भी इन लोगों ने इस पर भारत की आलोचना ही की थी, ये कहकर कि चांद पर तो पहुंच गए लेकिन पहले जमीन पर भारत में फैली गरीबी को तो देख लो। कोविड काल में जब हमारे देश ने अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई तो इसे भी हमारे देश के कुछ लोगों ने इसकी सराहना नहीं की और पूछा कि इस वैक्सीन के सुरक्षित होने के क्या सबूत हैं। कई लोगों ने कहा हम तो लगवाएंगे ही नहीं ये वाली वैक्सीन। और हमारी सेनाओं ने जब सीमा पर चीन की सेना को पीछे धकेला तब भी ये लोग खुश नहीं थे, जिससे ये पता चलता है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश की उपलब्धियों में भी सिर्फ कमियां ढूंढते हैं और इन पर भी कभी तालियां नहीं बजाते, कभी खुश नहीं होते। और शायद यही कारण है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से ज्यादा खुश हैं। क्यों पाकिस्तान के लोग खुश हैं? पाकिस्तान के लोग युद्ध में हार कर भी जश्न मना रहे हैं। अपनी अर्थव्यवस्था के $400 बिलियन पार होने की खुशी में भी वहां के लोग झूमते हैं।
हमारे देश में बहुत सारे लोग भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर भी खुश नहीं हैं और इसमें भी वो लोग कमियां ढूंढ रहे हैं और इस उपलब्धि पर भी हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो आज मायूस बैठे हैं, जबकि ये भारत के हर व्यक्ति की उपलब्धि है, आपकी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। जो भी व्यक्ति इस देश में काम कर रहा है, हम सबका इसमें योगदान है, इसलिए हम सब के लिए फख्र की बात है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इनमें पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसकी अर्थव्यवस्था है 2623 लाख करोड़ रुपए की। दूसरे नंबर पर चीन है, जिसकी अर्थव्यवस्था है 1653 लाख करोड़ रुपए की। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी अर्थव्यवस्था है 408 लाख करोड़ रुपए की और चौथे स्थान पर हमारा देश भारत है, हमारी अर्थव्यवस्था है 360 लाख करोड़ रुपए की। और पांचवें नंबर पर अब जापान आ गया है, जहां की अर्थव्यवस्था है 360 लाख करोड़ रुपए की। तो ये आपको याद रखने चाहिए, जो पहले 5 देश हैं बड़े अर्थव्यवस्था के हिसाब से, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ये हैं जिनमें आपका देश भारत आज पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है। अब जरा आपको पीछे लेकर चलते हैं। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत इस सूची में 10वें स्थान पर था, लेकिन अब 2025 में हम 10वें से बढ़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं। पिछले 11 वर्षों में पहले भारत ने रशिया को पीछे छोड़ा, फिर इटली को पीछे छोड़ा, फिर ब्राजील को, उसके बाद फ्रांस को, फिर ब्रिटेन को और अब जापान को भी हमने अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ दिया है। क्या यह कम बड़ी उपलब्धि है? ये सारे वो देश हैं जिन्हें लेकर यह कहा जाता था कि भारत इन देशों की अर्थव्यवस्था से कभी आगे नहीं निकल पाएगा, और जापान को लेकर तो यह कहा जाता था कि भारत को उसके आसपास पहुंचने में भी अभी बहुत लंबा समय लगेगा। वर्ष 2014 में जापान की GDP 298 लाख करोड़ रुपए की थी और भारत की थी 124 लाख करोड़ रुपए की। और जापान की कुल GDP में भारत जैसे 2 देशों की अर्थव्यवस्था समा सकती थी, यानी हमसे दुगनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी जापान की आज से 11 साल पहले। लेकिन आज मई 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था जापान से भी बड़ी है। आप सोचिए, यह है चमत्कार कि नहीं? और ये सारे लोग जो हैं, ये वो हैं जिन्हें विकसित देश माना जाता है। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा फायदा इन देशों को मिला है। ये हमसे पहले से ही कई दशकों के लिए हमसे आगे रहे हैं। हम तो विकसित देश माने ही नहीं जाते थे और ये सारे विकसित देश हैं। इन्हें औद्योगिकरण का पूरा फायदा मिला है पहले दिन से, जो कि हमें नहीं मिला कभी। हालांकि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं आज भी जो इस सफलता पर भारत की आलोचना करते हुए ये कह रहे हैं कि हमें अर्थव्यवस्था के साथ साथ जापान की प्रति व्यक्ति आय भी देख लेनी चाहिए। जापान की प्रति व्यक्ति आय कहां है और हमारी कहां है? तो आज हमने इसके लिए भी कुछ आंकड़ों को आपके लिए डिकोड किया है और हम चाहते हैं कि पूरा देश, आप सब इन आंकड़ों को भी ध्यान से देखें, क्योंकि यह दुष्प्रचार भी आप तक जरूर पहुंचेगा। जापान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 29 लाख रुपए है। माना हमसे बहुत ज्यादा है, 29 लाख रुपए वहां पर एक औसत व्यक्ति कमाता है एक साल में, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय है लगभग 2.5 लाख रुपए। अंतर तो बहुत बड़ा है और इस मामले में हमारा देश जापान से आज भी काफी पीछे है, इसमें कोई शक नहीं है, आंकड़े बता ही रहे हैं। लेकिन यहां आपको यह बात भी समझनी होगी कि जापान की कुल आबादी सिर्फ 12.5 करोड़ है, जबकि भारत की कुल आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। और जब किसी देश की आबादी इतनी ज्यादा होती है तो उस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना उस देश की प्रति व्यक्ति आय से नहीं करनी चाहिए जो आबादी में कहीं ज्यादा छोटा है और जो बहुत पहले ही हमसे विकसित हो चुका है। इस बात को आप चीन के उदाहरण से जरा समझिए। अमेरिका के बाद चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यह बात सब मानते हैं, लेकिन चीन के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों से भी कम है, जबकि इन देशों की अर्थव्यवस्था चीन से छोटी है। चीन के लोगों की प्रति व्यक्ति सालाना आय लगभग 12 लाख रुपए है, जबकि जापान में प्रति व्यक्ति सालाना आय 29 लाख रुपए है। और भारत की तरह चीन के लोग भी इस मामले में जापान से बहुत पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय के मामले में।
लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि चीन में इस बात के लिए वहां की सरकार की आलोचना हो रही है, या चीन के लोगों ने यह कहा हो कि चीन का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना सिर्फ एक दिखावा है, या दुनिया ने कभी इस आंकड़े को चुनौती दी हो? आज जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था बढ़ने के बावजूद भारत के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी, उन लोगों को आज कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। वर्ष 1995 में भारत के 118 लोग पूरे साल में जितना पैसा कमाते थे, उतना पैसा जापान में एक व्यक्ति अकेले पूरे साल में कमा लेता था। यानी जापान का एक व्यक्ति और हमारे यहां 118 लोग बराबर पैसा कमाते थे। फिर वर्ष 2010 में जब यूपीए की सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा था, तब भी भारत के 33 लोग मिलकर उतना पैसा कमा पाते थे जितना जापान में एक साल में एक व्यक्ति कमा लेता था। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे और देश में चुनाव हो रहे थे, तब भी भारत के 25 लोग मिलकर उतना पैसा कमा रहे थे जितना जापान में एक व्यक्ति पूरे साल में कमाता था। यानी हमारे 25 और जापान का एक। लेकिन आज जापान में एक व्यक्ति पूरे साल में जितना पैसा कमाता है, उतना पैसा भारत के 12 लोग मिलकर कमा रहे हैं। और यह अंतर मौजूदा सरकार में बहुत तेजी से कम हुआ है और आने वाले वर्षों में यह अंतर और भी कम हो जाएगा। आज ये अनुपात 1 और 12 का है, अब आप देखिएगा ये और कम होगा। और अनुमान है कि सिर्फ 5 साल के बाद वर्ष 2030 में भारत के 9 लोग जापान के एक व्यक्ति के बराबर पैसा कमाने लगेंगे। आज विपक्ष के या कांग्रेस के जो नेता बार बार जापान के लोगों की प्रति व्यक्ति आय दिखाकर राजनीति कर रहे हैं, उनसे हम ये भी जरूर पूछना चाहेंगे कि जब भारत में यूपीए की सरकार थी, क्या तब भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जापान से ज्यादा थी? कड़वा सच तो यह है कि यूपीए की सरकार में ना तो भारत की जीडीपी जापान से ज्यादा थी, ना ही भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जापान के 20 लोगों के भी आसपास थी। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी इस आंकड़े पर भी राजनीति कर रही है। भाई, पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें। अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें। जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो, उसके बारे में बात कर लें। एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें। 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है, उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आए कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं, उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ निरंतर जारी है और उसी का परिणाम है कि कभी 11वें नंबर पे थे हम, मोदी जी के नेतृत्व में घटते घटते हम 5वें पे आए और अब 4थे पे पहुंच गए। जल्दी 3रे पे होंगे और बाद में होंगे हम नंबर 1। भारत रहेगा नंबर 1। आज भारत $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आंकड़े तक पहुंचने में किस सरकार का कितना योगदान रहा है? तो आजादी के बाद भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे थे। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 60 साल लगे थे। इसमें करीब 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहे, लगभग 16 साल उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी के सरकार के रहे, 5 साल उनके पुत्र राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था मिलकर $1 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं पहुंची थी। भारत को यह आंकड़ा छूने के लिए वर्ष 2007 तक इंतजार करना पड़ा। इसके बाद 1 ट्रिलियन से $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में भारत को 7 साल लगे। यानी 100 लाख करोड़ रुपए और आगे जाने के लिए 7 साल और लगे। फिर 2014 तक भारत की जीडीपी $2 ट्रिलियन की थी। यह तब जब मोदी सरकार आई थी, तब हम $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के 11 वर्षों के इस कार्यकाल में भारत की जीडीपी, भारत की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से बढ़कर $4 ट्रिलियन हो गई, 400 लाख करोड़ रुपए की हो गई। और इनमें भी 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पर पहुंचने में हमें सिर्फ 4 साल लगे।
जबकि कांग्रेस की सरकार में इसमें वर्षों और दशकों तक लग जाया करते थे। आप अंतर देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमने लिए 60 साल, फिर 1 से 2 पहुंचने में 7 साल, उसके बाद 2 से 3 में 7 साल, और इस बार हमने 3 से 4 तक पहुंचने में, 4 ट्रिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 4 साल लिए। अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं और अब की बार भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 वर्षों में ही $4 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन पर पहुंच सकती है और हम वर्ष 2028 तक जर्मनी से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और तब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के कुछ लोग मोदी के विरोध करने के चक्कर में देश की इस उपलब्धि को भी खुले मन से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ताली बजाने के लिए उनके हाथ उठ नहीं रहे हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के भी 4 बड़े कारण हैं। पहला, भारत का मजबूत जीडीपी ग्रोथ रेट जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। आईएमएफ का अनुमान है कि इस साल भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2% तक रह सकती है। चीन की रहेगी 4% जो हमसे कम है, जापान की सिर्फ 0.6%, अमेरिका की 1.8% और ब्रिटेन की 1.1% जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। दूसरा, भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ना, इसकी खपत में वृद्धि होना और सरकार की योजनाओं का प्रभावी होना। तीसरा फैक्टर है विदेशी निवेश में वृद्धि होना और चौथा कारण है भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी लेबर फोर्स होना और इनमें भी युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हम एक शक्ति पुंज पर बैठे हैं और यह शक्ति पुंज है हमारे देश के युवा। भारत के नीति आयोग ने भी इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि अगर भारत अपनी योजनाओं पर कायम रहता है और ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखता है तो हम 2.5 से 3 वर्षों में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger. And if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years, we would become the 3rd largest economy. हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने वाले इस इंजन का नाम है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें मेक इन इंडिया का ईंधन इस समय डल रहा है। जब भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे, उस दौर में भारत हर छोटी से छोटी चीज के लिए भी दुनिया पर निर्भर होता था। हर छोटी से छोटी चीज हम बाहर से खरीद कर लाते थे। उस समय दुनिया के हर देश के पास अपनी बड़ी बड़ी कंपनियों और उनके प्रोडक्ट की एक पूरी विरासत थी, जो पूरी दुनिया में उनके सामान, उनके प्रोडक्ट्स बिका करते थे। लेकिन भारत के पास ऐसी उत्पादन क्षमता नहीं थी जो उसे आत्मनिर्भर बना सके। तो एक बहुत बड़ा जो फैक्टर था, कारण था, वो ये था कि हम अपने देश में कुछ बनाते ही नहीं थे। हर चीज हम बाहर से खरीद कर ला रहे हैं, दूसरे देशों को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसका एक कारण यह भी था कि हमारे देश में यह धारणा बन गई थी कि हम खुद कुछ भी नहीं बना सकते, किसी भी बड़ी चीज का उत्पादन हम नहीं कर सकते। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया की योजना लाकर इस धारणा को तोड़ा। वर्ष 2014 में भारत में 46,429 करोड़ रुपए के हथियारों का उत्पादन हुआ था। 46,000। लेकिन पिछले साल यह आंकड़ा बढ़कर 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और पिछले 10 साल में इसमें 174% की वृद्धि हुई है। सिर्फ हथियार ही नहीं हम बना रहे, मोबाइल फोन के उत्पादन में भी अब भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। याद कीजिए, एक जमाना था जब हम कहते थे कि भारत इतना बड़ा देश है लेकिन हम अपने देश में मोबाइल फोन नहीं बना सकते। आज मोबाइल फोन बनाने के मामले में हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। एप्पल के मोबाइल फोन हमारे देश में, आईफोन हमारे देश में बन रहे हैं। अब भारत का सालाना एक्सपोर्ट भी कई गुना बढ़ चुका है और इस मेक इन इंडिया वाली ताकत को आप हमारी अगली खबर से समझ पाएंगे। अब तक भारत रेल के इलेक्ट्रिक इंजन दूसरे देशों से खरीदा करता था, हम अपने नहीं बनाते थे। अब इन इंजन्स को हम अपने देश में ही नहीं बना पा रहे, बल्कि अब हम आगे आने वाले समय में दूसरे देशों को भी बेचेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में पहली लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन किया है,
जिसमें ट्रेनों के लिए 9000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनाना शुरू हो चुका है। और ये वही इंजन हैं जो सेमी हाई स्पीड और ज्यादा वजन ढोने वाली विशेष ट्रेन्स में लगाए जाते हैं। इन इंजन्स को D9 नाम दिया गया है, इन्हें D9 कहते हैं, जिसका मतलब है मेड इन दाहोद। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद इस इंजन के अंदर बैठकर इसकी टेक्नोलॉजी को देखा और इसे भारतीय रेल की एक नई ताकत उन्होंने बताया। इस फैक्ट्री का निर्माण रेल मंत्रालय ने 21,405 करोड़ रुपए की लागत से किया है और यह इंजन 46 लाख किलोग्राम का वजन ले जाने में सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्लांट में अगले 10 वर्षों में 1200 लोकोमोटिव इंजन्स बनाए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल भारतीय रेलवे तो करेगा ही, साथ ही इन्हें दुनिया के दूसरे देशों में भी बेचा जाएगा। थोड़ी देर पहले यहां हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसमें सबसे शानदार दाहोद के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। साथियों, आप देखो इस दाहोद की भूमि से न केवल भारत के रेलवे नेटवर्क में 9000 हॉर्स पावर के इंजन चलेंगे, बल्कि दुनिया भर में मेड इन दाहोद इंजन एक्सपोर्ट होंगे। और ये इंजन नहीं है, केवल चलता फिरता कंप्यूटर सेंटर है, डेटा सेंटर है। कोई नॉइज नहीं इसमें, कोई वाइब्रेशन नहीं। पायलट का कैबिन एसी, अंदर एक टॉयलेट भी है लोको के इंजन के अंदर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब गाड़ी चलती है तब तो ऊपर तार से बिजली लेती है, जब ब्रेक लगता है तब ये इंजन जनरेटर बन जाता है और ऊपर तार को वापस बिजली देता है। ये है आधुनिक तकनीक का कमाल, ये है हमारे पंत प्रधान जी का बड़ा विजन देश के लिए। हमारी आजादी के बाद भारतीय रेल लोकोमोटिव इंजन के मामले में पूरी तरह आयात पर ही निर्भर था और भारत इन इंजन्स को कहां से खरीदते थे? ब्रिटेन से, अमेरिका से, जर्मनी से और कनाडा से आयात करते थे। लेकिन आज भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जब वो अपने ही देश में इन रेल इंजन्स को बनाएगा और अब इन्हें दूसरे देशों में भी बेचेगा। इसे समय का चक्र कहते हैं, जिसमें एक वक्त वो था जब पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच एक रेल चलाई गई थी और ब्रिटेन से मंगवाए गए 3 स्टीम इंजन्स, जिनका नाम रखा गया था सुल्तान, सिंध और साहिब। तो सुल्तान, सिंध और साहिब नाम के 3 इंजन्स ने 20 डिब्बों वाली इस रेलगाड़ी को खींचा था। आजादी के बाद पहला लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पश्चिम बंगाल के चितरंजन में शुरू हुआ, जिसने अपना पहला स्टीम इंजन 1 नवंबर 1950 को देश को समर्पित किया था। लेकिन अब वर्ष 2024 से 1681 इंजन बनाकर भारत अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया है। 1600 इंजन हमने अपने देश में बना लिए। आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार में भारत ज्यादा रेल इंजन्स बनाता था, लेकिन सच ये है कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच भारत में 4695 रेल इंजन्स का निर्माण हुआ था, जबकि 2014 से 2024 के बीच इन 10 सालों में यह उत्पादन दुगना हो गया और इस अवधि में भारत ने 9168 रेल इंजन्स का निर्माण किया है। अब आप ये देखिए कि आज ही के दिन वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
गुजरात से दिल्ली आए थे और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी आज ही के दिन। और अब आज ही के दिन 11 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी 26 मई 2025 को अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर गए हैं। और आज उन्होंने गुजरात के वडोदरा में एक रोड शो किया जिसे सिंदूर सम्मान यात्रा का नाम दिया गया। और खास बात यह है कि इस रोड शो में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्य भी शामिल हुए और उनके माता पिता और भाई बहन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। देखिए, इसमें सबसे पहला हाथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि जिन्होंने मौका दिया। और नो डाउट कि जब औरतों के साथ जो गलत हुआ है उसका बदला एक औरत ले, उससे बेहतर कोई मोमेंट नहीं है। इट्स अ सलाम है हमारी फोर्सेस को कि उन्होंने एटलीस्ट आज वो बता दिया उन दुश्मनों को कि यहाँ के औरतें किसी मर्दों से कम नहीं है। थैंक यू सर। और जब तक हमारे देश में महिला सशक्तिकरण नहीं होगा, क्योंकि आधी आबादी हमारी औरतों की है, और अगर 50% ऊपर नहीं आएंगी तो देश आगे कैसे आएगा। सो जो ये अभी वर्क हो रहा है, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, या हमारी गवर्नमेंट जो कर रही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज़ डूइंग इट, इट्स फैंटास्टिक, इट्स अ ग्रेट चॉइस। थैंक यू। आपको याद होगा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी थी और उन्होंने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की कहानी सुनाई थी। इस युद्ध में पाकिस्तान ने गुजरात के भुज एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने इस हमले को नाकाम कर दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में इसका जिक्र किया है। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। नौ तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुम्हें धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक वायरल वीडियो दिखाएंगे। Big dreams start here. Pursue BBA from Prestige. Get global exposure. Strong alumni network. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. पापा, घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया, घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। Think global. Pursue MBA from Prestige. Get dual degrees, global exposure, international certification, placement support. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. अब हम आपको ये बताएंगे कि हैदराबाद में चल रही मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता गलत कारणों से कैसे विवादों में आ गई। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई 24 साल की मिस इंग्लैंड अचानक से वापस इस कंपटीशन को छोड़कर, बीच में ही छोड़कर अपने देश चली गई और इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इस प्रतियोगिता में शामिल होते समय उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे उन्हें किसी वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिटेन के एक मशहूर अखबार द सन में छपी एक खबर के मुताबिक इस मॉडल ने आरोप लगाया कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन के आयोजक इसमें शामिल होने वाली लड़कियों को इस इवेंट के स्पॉन्सर्स के साथ बैठने और उन्हें एंटरटेन करने के लिए कहते थे। मॉडल्स को कहा जाता था कि वो पूरे दिन अपना पूरा फुल मेकअप करके रहें, बॉल गाउन में रहें और बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को खुश रखें और इसी से नाराज होकर ये मॉडल इस कंपटीशन को बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश चली गई। हालांकि इस इवेंट के आयोजकों का कुछ और ही कहना है। उनका पक्ष यह है कि इस मॉडल ने उनसे कोई शिकायत नहीं की और वो ये कहकर वापस अपने देश गई कि उसकी मां की तबीयत खराब है, लेकिन बाद में इंग्लैंड जाकर उसने एक नई कहानी बनाई जिसमें सब कुछ मनगढ़ंत है। यहां पर एक और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हो रहा है और पिछले 2024 में मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता मुंबई में हुई थी और अब ये भारत के हैदराबाद शहर में हो रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं, ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताएं तो हमेशा से होती आई हैं, अलग अलग देशों में होती हैं, अलग अलग शहरों में होती हैं, लेकिन इस बार जब ये भारत में हो रही है तभी इस तरह की बात कोई मॉडल कह रही है, जबकि ये जो बातें वो बता रही हैं ये तो हमेशा से मिस वर्ल्ड में होता ही रहता था। हमेशा से ही स्पॉन्सर्स आते हैं, स्पॉन्सर्स के साथ मॉडल्स को सेम टेबल पर बैठाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। इस बार नया क्या है? लेकिन ये विवाद इसी बार पैदा हुआ, इसलिए बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये भारत के प्रति कोई द्वेषपूर्ण बात या कोई साजिश रही हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिस तरह का विवाद इस बार हुआ है वैसा विवाद पहले की भी प्रतियोगिताओं में हो चुका है। 2 साल पहले वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जब इंडोनेशिया में हुई थी तब 5 मॉडल्स ने यह आरोप लगाए कि उनका यौन शोषण हुआ है और इसी तरह की घटना वर्ष 2018 में भी मिस अर्थ के दौरान फिलीपींस में हो चुकी है। मिस वर्ल्ड को दुनिया का सबसे पुराना ब्यूटी पेजेंट माना जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1951 में उसी इंग्लैंड में हुई थी जिस देश की यह मॉडल अब इस ब्यूटी पेजेंट पर आरोप लगाकर वापस अपने देश चली गई। उनके देश से ही इस मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की शुरुआत हुई थी। आज जब हमने ये जानने की कोशिश की कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को आयोजित करने के पीछे आखिर मकसद क्या है, तो हमें पता चला कि इसका थीम है ब्यूटी विद अ पर्पस, यानी हिंदी में अगर कहें तो किसी मकसद के साथ सुंदरता, ऐसी सुंदरता जिसका कोई मकसद हो। इसमें मॉडल्स की, लड़कियों की सिर्फ सुंदरता और रंग रूप नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए उनके काम और वो क्या सकारात्मक बदलाव समाज में लेकर आई, इसे भी देखा जाता है। आज बड़ा सवाल यह है कि जो दुनिया भर में बहुत सारी महिलाओं ने भी उठाया है कि इन ब्यूटी पेजेंट से दुनिया भर की महिलाओं को, दुनिया के गरीब लोगों का, दुनिया भर के कमजोर वर्गों का आखिर क्या भला हो रहा है और क्या भला हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर युवा मॉडल्स को बिकनी पहनाकर उनकी परेड कराना और फिर उन्हें सुंदरता का सर्टिफिकेट देना कहां तक सही है, यह बड़ी बहस है। क्या मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वही महिलाएं बन सकती हैं जो दिखने में सुंदर हों या कुछ खास शारीरिक पैमानों पर फिट बैठती हों? इसमें भी बड़ा सवाल यह है कि असली सुंदरता आखिर किसे माना जाए, सुंदरता की परिभाषा क्या है? शारीरिक सुंदरता को हम असली सुंदरता माने या सोच की सुंदरता को असली सुंदरता माने?
क्या कोई महिला वैज्ञानिक, महिला डॉक्टर, महिला खिलाड़ी या किसी और क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वाली महिला मिस वर्ल्ड नहीं बन सकती, मिस यूनिवर्स नहीं बन सकती? क्या सुनीता विलियम्स मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं हो सकती? क्या भारत की पूर्व एथलीट पीटी उषा या साइना नेहवाल या मैरी कॉम मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं हो सकती, मिस इंडिया नहीं हो सकती? सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के ब्यूटी पेजेंट्स का लाइव टेलीकास्ट आपके टीवी पर अगर होने लगे तो भारत में ही आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ देखने में असहज महसूस करने लगेंगे। लेकिन ये लोग फिर भी कहते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन करने से इन्हीं लोगों का यानी महिलाओं का ही सशक्तिकरण हो रहा है। इस प्रतियोगिता को बंद कराना हमारा उद्देश्य नहीं है, ये स्पष्ट करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये प्रतियोगिताएं नहीं होनी चाहिए और ना ही हम इसमें शामिल होने वाली मॉडल्स के टैलेंट पर कोई सवाल उठा रहे हैं, ना ही हम ये कह रहे हैं कि वो सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है। हम आज बस इतना कहना चाहते हैं कि ऐसी प्रतियोगिताओं का नाम मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स नहीं बल्कि शायद वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल होना चाहिए, इंडियाज बेस्ट मॉडल होना चाहिए। आप इनके नाम को आप बदल सकते हैं क्योंकि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स तो कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो शरीर से ही सुंदर दिखता हो। तो ये एक बड़ा सवाल है जो आज हम आप सबके बीच छोड़कर जा रहे हैं। आप भी चाहें तो अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ इस पर चर्चा कीजिएगा कि आखिर मिस वर्ल्ड किस महिला को बनना चाहिए, आखिर मिस यूनिवर्स किस महिला को बनना चाहिए, मिस इंडिया आप किसे बनाना चाहेंगे। और आखिर में हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहते हैं जो ये बताता है कि एक नेता का सार्वजनिक जीवन कितना मुश्किल हो सकता है। ये तस्वीरें वियतनाम से आई हैं जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शुक्रवार को अपनी एक स्टेट विजिट पर आए थे, लेकिन जैसे ही उनके विमान का दरवाजा खुला तो वहां राष्ट्रपति मैक्रों को ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये जो थप्पड़ है उन्हें उनकी पत्नी ने ही मारा है। इस वीडियो को लेकर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि राष्ट्रपति मैक्रों घरेलू हिंसा का शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी उनसे सिर्फ हंसी मजाक कर रही थी। यानी ये जो कुछ लोगों ने देखा है ये गंभीर मामला नहीं है, ये एक हंसी मजाक जैसा था, लेकिन जो भी था ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया है। आप भी देखिए। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और समय न लगाएं ये तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार।